तो 2014 में मेरा एडमिशन हो गया था लखनऊ में। तो क्यों कर रहे हो विरोध? तो मेरे पति ने भेजा है कि अगर तुम इसका विरोध नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दूंगी। मुझे पैसे भी मिलते थे उसमें। तो लोग कहते थे कि इन लोगों का तो ये धंधा है। वो एक दौर था और ये आज एक दौर है कि लोग अप्रिशिएट करते आके कि हाँ हमने देखा वंदना को, उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई, मैंने यूट्यूब पे देखा, ऐसे देखा और अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा बोलती है। तो मैं जागरण कभी नहीं गाऊंगी कि जब तलक आसमां में चमकते चांद सूरज सितारे रहेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में एक और नए मेहमान के साथ। आज हम जिससे बात कराने जा रहे हैं वो है वंदना सिद्धार्थ जी, जो आजकल बाबा साहब की प्रेरणाओं पर चलती हैं और बाबा साहब की प्रेरणा को साथ लेकर चलती हैं। जितना हो सकता है वो दुनिया में बाबा साहब का रस फैलाते जा रही हैं। तो आज हम मिलाने वाले हैं वंदना सिद्धार्थ जी से। तो कैसे मैम आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताएंगे? जी मैं बहुत अच्छी हूँ और आपके सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय जय भीम और आपको भी नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम वंदना सिद्धार्थ है, मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है लखनऊ में और मैंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रिकल से और अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ। लेकिन उससे भी पहले मैं इंजीनियरिंग करने से भी पहले मैं बाबा साहब के और अपने महापुरुषों के गीत मैं बहुत पहले से ही गाती हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैं बहुजन सिंगर या बहुजन कवित्री में पहले हूँ, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की, तो मैं इसको बाद में ही रखती हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन और मैं अभी दिल्ली में हूँ और आगे भी कारवां जारी रहेगा। जो मेरी छोटी सी कोशिश है बाबा साहब के विचारों को अपने समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए, तो ये आगे भी मैं करती रहूँगी। बाबा साहब के विचारों को फैलाने का या फिर मतलब उसमें जाने का आपका मोटिव पहले से ही था या फिर आपके फैमिली में कोई बुद्धिस्ट पहले से थे? हाँ, मेरे पापा बुद्धिस्ट रहे हैं और उनसे ही हमने सीखा है सारी चीजें। एक होता है ना कैडर लेना, आपने कभी सुना होगा कि कांसीराम साहब कैडर लिया करते थे हर जगह। तो ऐसे ही मेरे पापा पहले शुरुआत उन्होंने फैमिली से की, तो वो हमारे फैमिली में ही कैडर लिया करते थे। मम्मी, मैं और हम 4 सिस्टर हैं और एक भाई। तो वो हम सबको बिठा के बाबा साहब की बातें, कांशीराम साहब की बातें, अपने महापुरुषों की बातें बताया करते थे। तो ये मेरा जो मोटिवेशन है ये वहीं से है। कुछ किसी का होता है कि वो इंजीनियरिंग की तरफ जाता है या फिर समाज सेवा की तरफ जाता है। आप बाबा साहब के विचारों को लेकर चल रही हैं इस दुनिया की तरफ। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके विचारों से कुछ लोग समझ पा रहे हैं या फिर सुन पा रहे हैं उनको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, तो देश के तमाम देश भर से लोगों ने मुझे फ़ोन किया और जब वो फ़ोन करके मुझे कहते हैं कि मुझे आपकी ये लाइन बड़ी अच्छी लगी और बाबा साहब ने ये कभी अपने भाषण में कहा था, बाबा साहब ने कभी ये हमारे लिए संदेश दिया था। जैसे कि मैंने एक गाना जिसमें गाया था, तो उसमें आखिरी लाइन ऐसी है कि बड़े मुश्किलों से ये कारवां मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ और इसे पीछे मत जाने देना। तो ये मैंने किसी लाइन में गा दिया, तो वो लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हाँ बाबा साहब ने ये कहा था और आपने ये बात बताई, तो हमें समझ में आता है, हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि 2-4 लोग भी समझ जाते हैं अपने समाज के, तो मुझे खुशी मिलती है और मुझे लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सफल हो रहा है, तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी होती है जी। अच्छा, आपने देखो अभी सावन चल रहा है, सावन में ज्यादातर जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं, SC ठीक है, वो क्यों नहीं समझ पा रहे उस चीज को? देखिए ये चीज मतलब इतने सारे महापुरुष, पेरियार साहब, ललई सिंह, नारायणा गुरु, ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, इतने सारे महापुरुष समझाते समझाते आ गए, तो हम जैसे लोग तैयार हुए। और ये जो अभी ये बहुत बड़ी कौम है जिसको हजारों साल की गुलामी कहा जाए, तो ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। और ये सब जो हो रहा है, जो आप कह रहे कांवड़, पूजा पाठ और ये ढोंग पाखंड, इसमें जो लोग लीन है ना, वो सिर्फ कमी है तो शिक्षा की। हाँ, वो शिक्षित नहीं है, वो अब समझ नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं, वो तर्कशील नहीं है।
वो जानते ही नहीं कि हम क्या करें, उनको लगता है कि हम ये कर रहे हैं और इससे बहुत बड़ा कुछ चमत्कार हो जाएगा और हमारा भाग्य खुल जाएगा, हम बहुत बड़े कोई हमारी बड़ी कोई उपलब्धि हासिल हो जाएगी। तो उन्हें ऐसा लगता है, वो बहुत ही पहले से मैंने ये देखा है, हमारे गांव में भी बड़ी विचारधारा ऐसी रही रही है औरतों की कि वो कहती है कि हम ये व्रत रखेंगे तो हमें बहुत अच्छा पति मिलेगा। हाँ, और मैं ये व्रत रखूंगी तो मेरे बेटे की उम्र लंबी हो जाएगी, मेरे पति की उम्र लंबी हो जाएगी। तो ये सिर्फ इसी वजह से है, मैं यही कहूँगी कि ये बस इस वजह से है क्योंकि उनके अंदर शिक्षा नहीं है। हाँ, वो मेंटली डेवलप नहीं है, इसकी वजह से ये है। तो मैं तो हमेशा अपने बच्चों से कहती हूँ कि आजकल के लोग जो पढ़े लिखे हैं और जो लोग समाज का काम कर रहे हैं, जो नौकरियों में हैं, मैं उनसे सारे लोगों से ये कहूँगी अपने समाज के कि वो अपनी बेटियों को तितली नहीं मधुमक्खी की तरह बनाए, पंख दे और डंक भी दे ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके और जो उनका हक अधिकार छीनने की बात करें उनको डंक भी मार सके और अपने पंखों का इस्तेमाल करके वो अपनी ऊंचाइयों पर भी जा सके। तो मैं हमेशा अपने समाज के लोगों को अपने मंचों से ये कहती हूँ। जी, आप ना महीने में मुझे लगता है कि 8-10 मंच तो कर देते होगे या ज़्यादा कर देते हैं? हाँ, कर देते हैं। मेरी भी जॉब भी रहती है और मैंने बताया कि मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मेरी पढ़ाई भी होती है, जॉब भी रहती है और उसके बाद मैं अपना सारा टाइम बहुजन समाज के कार्यों में, बाबा साहब के कार्यों में काम करती हूँ। जी मैम, जैसा कि हम देखते हैं अपने समाज के अंदर या किसी भी समाज के अंदर, और ज़्यादातर जो देखते हैं वो अपने समाज के अंदर देखते हैं, लड़की को या फिर किसी औरत को निकलने का जो बाहर निकलने का जो मतलब मौका वो नहीं मिलता, और मौका नहीं मिलता तो वो बोल नहीं पाती। इसलिए समाज में सिर्फ उसको दबाया जाता है, और दबाने के साथ साथ जब कोई बोलेगा ना तो वो कोर्ट में भी जाएगा, वो तहसील में भी जाएगा, वो थाने में भी जाएगा, वो हर जगह जाएगा। वो चीज़ें आपने फेस की होंगी अपनी लाइफ के अंदर। जी, पहले तो अपने ही समाज की नहीं, अपने देश में औरतें किसी भी समाज से हो, सवर्ण समाज से भी हैं, फिर भी उनको गुलाम बनाए रखा गया है किसी न किसी तरीके से। ये परंपरा चली आई है, कभी सती प्रथा, कभी बाल विवाह, कभी घर में ही रहना है, घूंघट में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले से ही होती आई हैं। और जबकि हम तो मतलब गांव से आते हैं ऐसे, तो वहाँ पे तो ऐसी मेंटेलिटी भर भर के है बिल्कुल। तो पहली बार जब मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा, मैंने जब डिसीज़न लिया कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करनी है, और पापा भी सोच रहे थे कैसे जाएगी लड़की अकेले। मम्मी ने मेरे काफ़ी इस चीज़ में सपोर्ट किया कि नहीं जाएगी। पापा डर रहे थे कि अकेली लड़की कैसे जाएगी, क्योंकि देख रहे थे समाज में क्या है, कैसा सीन है। उसके बाद भर भर के ताने मिले मेरी फैमिली को कि लड़की को भेज दिया बाहर, ये ज़माना है, वो है, ख़राब है, पढ़ लिख के क्या करेगी, चूल्हा चौका ही तो करना है, ये मेंटालिटी होती है। तो ये चीज़ें हमारे फैमिली को फेस करना पड़ा। इनफैक्ट मुझे भी, मुझसे ज़्यादा उन्हें करना पड़ा, क्योंकि मैं तो बाहर निकल आई, वो गाँव में ही रहे। तो उन्हें बहुत ज़्यादा कि बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी की कमाई खाएंगे, क्योंकि मैं बहुत छोटे से ही मैं स्टेज शो करने लगी थी। मुझे पता भी नहीं था, पापा सिखा देते थे, मैं जाती थी और मंचों से गाया करती थी। तो मुझे पैसे भी मिलते थे उसमें। तो लोग कहते थे कि इन लोगों का तो ये धंधा है। उन्हें वो चीज़ दिखाई नहीं देती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कौन सा काम कर रही हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत सारे मौके थे, मैं चाहती तो मैं बॉलीवुड में भी जा सकती थी, मैं ऑडिशन दे सकती थी, मैं फिल्मी गाने भी कर सकती थी, आवाज़ मेरी पहले से इतनी अच्छी थी और मैं उस लाइन में भी जा सकती थी। लेकिन नहीं, मुझे याद था कि मुझे क्या करना है, मुझे बाबा साहब का कारवा आगे बढ़ाना है। हालांकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी अच्छी है और लोग गीतों से थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, तो मैंने ये रास्ता चुना। और पढ़ाई के लिए, पढ़ाई तो ये तो प्रियोरिटी ही है। बाबा साहब का कहना था कि हाँ, मैं उस समाज का उन्नति उससे नापता हूँ कि उस समाज की औरतों ने कितना तरक्की किया है। तो ये चीज़ थी, और ये सारी विचारों को लेके मैं और मेरी फैमिली हम लोग आगे बढ़े। फिर मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद 4 साल का थोड़ा सा लीप हो गया। उसके बाद मैंने फिर मंचों पे जाना शुरू किया, हालांकि तभी भी मैंने नहीं छोड़ा, और ये सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा है। और बहुत सारी चीज़ों का मतलब, मैं अपने गांव में पहली लड़की थी जिसने जीन्स पहना पहली बार, और उसको लेके मुझे बहुत सारे ताने सुनने पड़े कि लड़का बना रहे हैं, लोअर टी शर्ट पहना रहे हैं, जीन्स पहन रही है,
ऐसी है वैसी, उससे हमें कैरेक्टराइज करते थे, कैरेक्टर पे उंगलियां उठती थी। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन हमने सारी चीज़ें इग्नोर करके हम आगे बढ़े, और आज मतलब मेरे फैशन सेंस को, मेरे ड्रेसिंग सेंस को वहाँ की लड़कियाँ कॉपी करती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ कॉपी करती हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है, वैसा पहनना है। तो अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ वो गलत प्रूव हुए और हम सही। अच्छा, आपके पिताजी अब उनसे क्या कहते हैं उन तानों के बदले, अगर अभी कुछ लाइफ में आता है नहीं तो सामने? नहीं, कुछ नहीं कहते हैं। उनको ये लगता है कि हाँ हमने अपना काम करके उनको जवाब दे दिया, हमें उन्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं अच्छा, है। कभी आपने अपने पिताजी से पूछा है कि पापा जब आपको ताने मिलते थे उस टाइम कैसा लगता था और आज कैसा लगता है? हाँ, हम लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं इस बारे में। कभी-कभी मैं और मेरे पापा में हमारी लंबी बातचीत होती है, डेढ़-डेढ़ घंटे, 2-2 घंटे। जब भी मैं घर पे होती हूँ तो पास में, अगर हम फ़ोन से बात करते हैं तो फ़ोन से, तो हमारी लंबी डिस्कशन होती है कि हमने ऐसे भी दिन देखे हैं, लोग ऐसे भी सुने हैं। और आज वही लोग आके उनसे कहते हैं, आज वही लोग मेरी पोस्ट को लेके, मेरी पोस्ट कॉपी करके और अपने फेसबुक, इंस्टा आईडी पे डालते हैं। तो मेरे पापा को अच्छा लगता है, वो प्राउड फील करते हैं, और मुझे भी कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगता है कि वो एक दौर था और ये आज एक दौर है कि वो लोग एप्रिशिएट करते आके कि हाँ हमने देखा वंदना को, उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई, मैंने यूट्यूब पे देखा, ऐसे देखा, और अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा बोलती है। तो मुझसे ज़्यादा तो मेरे पापा को प्राउड फील होता है, क्योंकि वो उनकी ही बोई हुई है फसल जो आज हम देख रहे हैं, काट रहे हैं। जी। आपने ज़्यादातर, मैंने आपकी ये वीडियो देखी है, आपने बाबा साहब का ही कंटेंट पकड़ रखा है। बाबा साहब की अब जो भी गाते हैं बाबा साहब के लिए गाते हैं। अगर बाहर से कहीं से ऑफर आए आपको, आपके लिए गाने के लिए, तो आप गाना पसंद करेंगे या फिर नहीं? हाँ, मैं गाना पसंद करूँगी, लेकिन तो मैं जागरण कभी नहीं गाऊँगी कि मैं औरतों को ये बता रही हूँ कि नहीं नहीं ऐसे करो और पूजा पाठ करो बेटे के लिए, पतियों के लिए, और सोमवार के व्रत रखो। ये सारी चीज़ें मैं ढोंग पाखंड ये कभी नहीं करूँगी। हाँ, अगर कोई ऐसे मन से आता है कि मुझे ऐसा कोई गाना करना है, जो फ़िल्मों में हो सकता है, जो सामाजिक हो, जो सबके लिए हो। हालाँकि मैंने देशभक्ति गाने काफ़ी गाए हैं, देशभक्ति से ही मैंने शुरुआत की, तो मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन जागरण नहीं कर सकती। अच्छा, कुछ एक अंदाज़ा जो आप कितने गाने गा चुकी हैं या कितनी, मतलब बाबा साहब के लिए? बाबा साहब के लिए मैंने 100 से भी ऊपर गाने गाए हैं, लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा ये नहीं था कि पहले हमने ये नहीं सोचा कि नहीं हम उसको रिकॉर्ड करें, हम उसको पब्लिश करें, क्योंकि जहाँ से हम उठ के आए हैं ना, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पापा बताते हैं कि 10 लोग, 15 लोग बैठ के वो लोग आपस में बातें करते थे, लोगों को समझाते थे, आपस में पकड़-पकड़ के लाते थे अपने समाज के लोगों को कि ऐसे होता है, वैसे होता है। कांशीराम साहब टाइप जो होता था, कैडर वैसे करते थे। तो हमें तो पहले, मैंने वही देखा था और वही सुना था पापा से, तो हमें तो जहाँ अगर 1000 लोग मिल गए, 500 लोग मिल गए, तो हम तो वहीं अपनी बात रखते थे गीतों से। तो मुझे कभी नहीं ये था कि हम उसको, और पहले इतना था भी नहीं कि कैमरा और फ़ोन और ये सारी चीज़ें, तो हमने वो नहीं किया। गाए मैंने बहुत ही ज़्यादा, लेकिन रिकॉर्डेड अब आए हैं सामने, ज़्यादा ही नहीं हुआ, 4-5 महीने हुए। मैंने उसको पब्लिश भी नहीं किया था, अब पब्लिश हुआ है तो लोगों को पसंद आया है, तो लोग बहुत ही सराहना करते हैं। और अच्छा, और मुझे भी लगता है कि अच्छा प्लेटफॉर्म ये है कि हम इसे लोगों तक ज़्यादातर क्योंकि जहाँ पे हम प्रोग्राम करते हैं 15,000 20,000 लोग आएंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसे करोड़ों लोग देखते हैं। तो मुझे अच्छा लगा ये। अच्छा, मैं आपको गाँव से आए हुए कितना टाइम हो गया? मैं अपने गांव से, मैंने जब निकली थी फर्स्ट टाइम, तो 2014 में मेरा एडमिशन हो गया था लखनऊ में इंजीनियरिंग के लिए। तो मैं पहली बार घर से निकली और मेरे लिए बड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि मैंने 12th पास आउट किया था और तुरंत ही मेरा एडमिशन उसमें हो गया था। मैं इतनी मैच्योर भी नहीं थी और पहली बार आना पड़ा घर से। और तब मैंने वहाँ पे किया। तो लखनऊ में मैं 8 साल रही हूँ। अभी दिल्ली में मुझे 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है। मैंने ज़्यादातर जो गाने सुने हैं आपके, वो बाबा साहब के ही हैं। और जब बाबा साहब जो भी आप गाना गाती हैं उसमें बाबा साहब की ही बातें होती हैं कहीं ना कहीं, तो आप वही क्यों दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को? आप कोई और भी कंटेंट ले सकते हैं या किसी और को भी पकड़ सकते हैं। जी, बिल्कुल आपने ये अच्छा सवाल पूछा। पहली बात तो ये, आप डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा आप कोई फेमिनिस्ट नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि जितना उन्होंने महिलाओं के लिए किया है उतना किसी ने भी नहीं किया है। आप देख सकते हैं, हिंदू कोड बिल से लेकर, हाँ, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, नौकरी का अधिकार,
पैटर्निटी लीव, मैटर्निटी लीव, सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि महिलाओं के लिए इतना किसी ने भी नहीं सोचा। कभी किसी ने नहीं सोचा कि महिलाएं घूंघट से बाहर आएँ, कभी नहीं, किसी ने बात ही नहीं की, ना ग्रंथों ने, ना कभी किसी और ने, मैंने तो नहीं सुना। और बाबा साहब एक अकेले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने महिलाओं के हक़ में सोचा, जबकि उनका ऐसा कोई, और सिर्फ बहुजन समाज की मतलब या दलित महिलाओं के लिए नहीं, सवर्ण महिलाओं के लिए भी, मुस्लिम में वो किसी भी कम्युनिटी से आती हो, महिलाओं के लिए सिर्फ उन्होंने ही सोचा। आपको एक किस्सा बताती हूँ, बाबा साहब का एक स्पीच है, उसमें उन्होंने कहा है जब हिंदू कोड बिल बाबा साहब लाने वाले थे तो सबसे ज़्यादा विरोध महिलाओं ने ही किया था। हाँ, और उनके ही पक्ष में, ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई स्पेशल लाभ मिलने वाला था। हालांकि बाबा साहब के पास इतनी अपॉर्चुनिटी थी कि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, अपनी फैमिली को बेहतर लाइफ दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए, कभी अपनी पत्नी को ऐसा सुख नहीं दे पाए, ना खुद ऐसी कोई सुख सुविधा लिए, लेकिन उन्होंने समाज के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। और स्पेशली महिलाओं के लिए उन्होंने, जब मैं वही बता रही थी कि जब हिंदू कोड बिल लेके आए तो महिलाओं ने विरोध किया, और उनके घर पे कुछ महिलाएं गईं कि बहुत गलत है और ये लागू नहीं होना चाहिए हिंदू कोड बिल, आप इसको वापस लीजिए। बाबा साहब ने पूछा कि आप क्यों, मतलब इसका विरोध क्यों कर रहे हो, आपने उसको पढ़ा है कि हिंदू कोड बिल है क्या एग्जैक्टली? तो उन्होंने बोला नहीं। तो क्यों कर रहे हो विरोध? तो मेरे पति ने भेजा है कि अगर तुम इसका विरोध नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। और उस टाइम पे महिलाओं को ये दिमाग में ठूसा जाता था कि तुम्हारा पति ही परमेश्वर है, चाहे वो पीता हो, चाहे वो तुम्हें मारे पीटे, चाहे वो दूसरी शादी कर ले, कितनी भी शादियां करे। आपने देखा होगा पहले महाराजा और राजा महाराजा की कितनी सारी शादियां होती थी, कोई कुछ नहीं करता था। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि रानियों के बहुत सारे राजा थे, ऐसा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी। कभी कोई औरत किसी आदमी के साथ नहीं रहना चाहती है, उसको तलाक लेना है तो वो नहीं ले सकती थी। ये बाबा साहब ने किया। आज के टाइम पे महिलाएं मतलब कहाँ तक पहुँच गई, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, ISP से। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, और इसको मैं समझती हूँ बखूबी, और इसलिए मैं नहीं इग्नोर कर पाती हूँ। और मैं ये चीज़ इसलिए मैं एज अ वुमेन मैं इसलिए इस बात को ज़्यादा बढ़ाती हूँ कि उनसे ज़्यादा फेमिनिस्ट कोई नहीं, उनसे ज़्यादा महिलाओं के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं उनकी बातें और उनके विचारों को आगे बढ़ाती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि हमारे समाज की महिलाएं अगर आगे बढ़ेंगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक पढ़ी लिखी और जागरूक महिला जागरूक बच्चे पैदा करेगी, ढोंगी पाखंडी अंधभक्त नहीं पैदा करेगी, ये मेरा मानना है। तो इसलिए मैं उनको मानती हूँ और उनके विचारों को आगे बढ़ाती हूँ और आगे भी बढ़ाऊँगी। जी। अच्छा, बाबा साहब के लिए हमने बहुत सारी लाइनें सोशल मीडिया पर सुन ली हैं, लेकिन हम लाइव जो अभी चल रहा है लाइव हमारे सामने, और खुद के सामने मैं 2 लाइन सुनना चाहता हूँ, कोई भी बेस्ट लाइन जो आपने अभी तक नहीं सुनाई हो और हमारे लिए लिख रखी हो, बाबा साहब के लिए लिख रखी है। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली कविता लिखी है, मैं वो आपको सुनाती हूँ। हाँ, तो आपका पॉडकास्ट शूट था, आपने मुझे कई बार कांटेक्ट किया, तो मुझे लगा कि आप ज़रूर कहेंगे कि आप सुनाइए कुछ। तो हाँ, मैंने रिसेंटली कुछ लिखा है उनके लिए, तो मैं वो आपके दर्शकों के साथ वो सुनाती हूँ, साझा करती हूँ। एक कविता है, अभी मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, यहाँ पढ़ रही हूँ, और अभी आगे प्रोग्राम लगेंगे तो मैं वहाँ पढ़ूँगी। यहाँ पे मैं उसकी छोटी सी एक झलक यहाँ पे सुनाती हूँ, ठीक? मैं तरन्नुम में पढ़ती हूँ कि जब तलक आसमां में चमकते चांद सूरज सितारे रहेंगे, जब तलक आसमां में चमकते चांद सूरज सितारे रहेंगे, मेरे रहबर में। अच्छा मैम, हम ना इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने की तरफ चल रहे हैं कि जैसे हमने बहुत सारी बातें की हैं आपसे, और सारी बातें सुनकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं देखो हो सकता है कि जल्दी इसको सोशल मीडिया पर डाल दूँ, देखता हूँ कितना रेस्पॉन्स मिलता है। दूसरा, जाते समय कुछ 2 लाइन हमारी ऑडियंस को सुना दी जो मतलब उनको काफ़ी पसंद आए। जी,
पहले तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आज के इस पॉडकास्ट में, क्योंकि मुझे आज वो बातें कहने को मिली जो कभी मैं मंचों से भी नहीं कह पाती। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जाते-जाते मैं आपके दर्शकों से और अपने बहुजन समाज के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, आज की जो स्थिति है संविधान को लेके, जो संविधान बदलने की साजिश हो रही है, कुछ लोग सरकार की गोद में बैठ के कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। तो मैं ये इसके लिए मैं 2-4 लाइनें कहना चाहूँगी कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएँगे संविधान के लिए। हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएँगे संविधान के लिए। और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगाँव की दोहराई जाएगी। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और आप सभी को जाते-जाते नमो बुद्धाय, जय भीम। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।